पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज के जो हमारा प्रोग्राम है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज। इसके जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर मुबीन बशीर खान साहब, इनके बारे में बता दूं कि एस्टेक रेफ्रिजरेशन इनकी अपनी कंपनी है और जो रेफ्रिजरेशन के अंदर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इनका 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का इन्होंने R&D करके रखा है। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, डेयरी बाई प्रोडक्ट हो गया, पाउल्ट्री फार्म हो गया, गोट फार्मिंग हो गया। ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मुबीन साहब लोगों को स्टार्टअप कंसल्टेंसी देते हैं। इनके कंसल्टेंसी नाम से इनकी अपनी कंपनी भी है। तो बहुत बड़े स्टार्टअप गाइडेंस में इनका काम है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जो जनरली कंसल्टेंट आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा मुबीन बशीर साहब को के टॉपिक के बारे में जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो उनको हैंड ओवर करूंगा तो वो अपना वेबिनार शुरू करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज। तो इसमें थोड़ा सा ये सब्जेक्ट में हम ऐड करना चाहेंगे कि इसमें हम कुछ रेमेडीज पे भी बात करेंगे कि इसके बाद के हालात जो होंगे उसमें हम क्या क्या रेमेडीज भी करें। सिर्फ इम्पैक्ट पे ही इंशाल्लाह बात नहीं करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते सबसे पहले जो है मुझे जो बात समझ आ रही है, कोविड-19 का जो इफेक्ट होगा वो हमारे माइंड पे और ब्रेन पे ज्यादा होगा और उससे ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। एक सोचने की जो स्टाइल है इंसानियत में, उसमें बदलाव होगा, क्योंकि कोविड-19 जो है ये सिर्फ इंडिया चाइना का मसला नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मसला है। और हर 100 साल बाद कुछ भी ऐसा जो एक बड़ा वायरस या वबा आती है उसमें पूरी दुनिया उसमें थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जो ह्यूमन, हम पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस पे हमारा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी पे, और वो चेंजेस के वजह से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा और इकोनॉमी के वजह से इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट होगा और कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन पे जाएंगी और इसमें अपॉर्चुनिटी भी क्या है, और कुछ सजेशन भी रहेंगे कि भाई हमारे बिजनेसेस को हम कैसा चेंज करें। तो पहला हम तो लेते हैं चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहली चीज तो ये होंगी कि यार लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। हर कोई अपनी अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो दूसरा चेंजेस आएगा, एक्सपेंसेस, जो लोगों का बिहेवियर हमारे यहाँ चल रहा था, यूरोपियन कल्चर आके हम एक्सपेंसेस करते थे, वो उस पे एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे और एक्सपेंसेस करना इंडियन पब्लिक कम कर लेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट समझ में चीज आ रही, क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ा है, कंस्ट्रक्शन के लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, और लोअर मिडिल क्लास और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। इतना बड़ा इफेक्ट होगा कि मेरे हिसाब से नियर अबाउट 30-40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे धकेले जाएंगे इसके अंदर। तो इसके वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हम लोग तो पहले प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद देखेंगे उसमें सॉल्यूशंस भी क्या है। तो एक ये चीज है। उसके बाद जो अनफॉर्मल सेक्टर जो है सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करेगा, और ये इफेक्ट करने के वजह से और लोगों के पास कैश की कमी होने की वजह से क्राइम रेट बढ़ेगा। तो क्राइम रेट में भी दो तरह के क्राइम पे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक बिजनेस क्राइम भी बढ़ेंगे और एक जनरल क्राइम भी बढ़ेंगे। बिजनेस क्राइम कैसा बढ़ेगा, क्या बिजनेस में लोगों के पास जब कैश फ्लो, पैसा कम होगा, तो बिजनेस में एक दूसरे को लोग चीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये एक चीज है। उसके बाद जो है जॉब बहुत सारे कट होंगे हमारे, क्योंकि कंजम्पशन जब कम होता, कोई भी कंट्री में इकोनॉमी जिस पे बेस्ट करती, कंजम्पशन कम हो गया तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट इकोनॉमी पे होता। तो जॉब कट होंगे, कंजम्पशन कम होगा, उससे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये होंगी
कि जॉब कट होने के वजह से जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, जो सैलरी का बेस है, मान लो कोई बंदा अगर 25,000 में जॉब कर रहा है, तो जॉब कट होने के बाद वो 15,000 में, 12,000 में भी, 20,000 में भी दूसरे कंपनी में जॉब करने को रेडी हो जाएगा। इससे सैलरी बेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद ये जो इफेक्ट है, इसके वजह से हर किसी को जो फाइनेंस की कमी हो जाएगी, तो इसमें एक थोड़ा सा बदलाव आएगा कि जो सैलरी वर्कर है या आपके बिजनेसमैन है, थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा टू अर्न मनी। पैसे कमाने के लिए लोग की जद्दोजहद इसमें काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये जो है ह्यूमन बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस पे हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी पे अगर हम बहस करें तो वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसके वजह से पूरे दुनिया की इकोनॉमी डाउनग्रेड होने वाली है, जिसमें 2 से 3% वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इंडिया की जीडीपी ऑलरेडी पहले रिसेशन चालू था, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद हम नीचे चल रहे थे। हम जो 8%, 6% की बात कर रहे थे, हम ऑलरेडी 4% पे चल रहे थे। अब 4% पे ये इफेक्ट आएगा कि 3% अगर 4% से लेस करे, तो मेरा एक ओपिनियन है कि भाई इससे हमारा 1%, या अगर लंबा अगर ये खर्चा इसका लॉकडाउन और आगे की चीजें अगर ये जल्दी कंट्रोल में नहीं आता, तो 1% से भी माइनस में भी जाने के चांसेस है। जैसा आपने देखा कि परसों ही हमारे गवर्नर साहब जो रिजर्व बैंक के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका एक अंदाजा था कि भाई 1.9 पे चलेंगे। तो 1.9 में चलने से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, तो हम 1 पे जाएंगे मेरे हिसाब से, या माइनस में भी जा सकते। तो ये चीजें होंगी। अब इसका इम्पैक्ट जो आएगा कंजम्पशन मार्केट में कम हो जाएगा, और जो कैश फ्लो है मार्केट में, पहले ही हम 4 साल से कैश फ्लो कम होने की प्रॉब्लम से जूझ रहे। अब इससे डबल इफेक्ट होके कैश फ्लो जो है काफी कम हो जाएगा। और कैश फ्लो जब मार्केट में कम होता है, तो प्रोडक्ट की, गुड्स की, प्रॉपर्टी की प्राइस डिक्लाइन होती, नीचे जाना चालू हो जाती। उसका रीजन क्या होता है कि भाई जिसको कैश की कमी है और उसके पास अगर कोई फैक्ट्री में स्टॉक है, या किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी या जो भी प्रोडक्ट है, तो वो कम प्राइस में बेचने की कोशिश करता। तो ये भी एक मेरे एनालिसिस में समझ में आ रहा मुझे, क्या जो भी चीजों की प्रोडक्ट की प्राइस है, या आपकी समझो प्रॉपर्टी की प्राइस है, ये 2008 का जो रिसेशन था उस लेवल तक गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है और ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्राइसेस जो मैच होंगी जाकर 2008 की प्राइसेस तक ये नीचे जा सकती है। और उसके बाद ये डिपेंड करता है इकोनॉमी को रीबाउंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स लेती। अब गवर्नमेंट्स तो थोड़े थोड़े एफर्ट्स लेना चालू की, इसमें गवर्नमेंट को बहुत बोल्ड एफर्ट्स लेने चाहिए बाउंस बैक इकोनॉमी को लाने के लिए। और इसमें तकरीबन इकोनॉमी को वापस अपने लाइन पे आने के लिए मेरे हिसाब से 2 से 3 साल का है। इसमें इमीडिएट कुछ बहुत अच्छा इफेक्ट, इस पे इमीडिएट कोई रिजल्ट आएगा नहीं। अब गवर्नमेंट जो डिपेंड करती है भाई कैश फ्लो मार्केट में कितना करती, एक चीज ये डिपेंड करती है। और 2 सेक्टर हमारे जो लोअर अपर मिडिल क्लास में जो कैश लिक्विडिटी जो फ्लो होती, तो वो आती है। एक तो बड़ा सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। क्या अभी दो दिन पहले जो प्रेस हुई रिजर्व बैंक के गवर्नर की, तो 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने एपेडा को दिया। एपेडा जो एक ऐसी बैंक है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्री से कंसल्ट बिजनेस को फंडिंग करती है और सब्सिडी वगैरह देती है, और सब्सिडी भी काफी गवर्नमेंट देंगी। दूसरा सेक्टर में हमारे गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जब गवर्नमेंट पैसे डालती, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के गुड्स जो रहते, सीमेंट, स्टील, इसमें भी जॉब क्रिएशन होता और लेबर को भी पेमेंट जाता, तो इससे भी जनरल मार्केट में इकोनॉमी फ्लोट होती। तो अब इस पे डिपेंड करता है इकोनॉमी को बाउंस बैक करने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट लेती। अब इकोनॉमी के बाद हम देखते कुछ सजेशंस मेरे जो जहन में थे, मैं चाह रहा था वो सजेशंस दे। तो सजेशंस में जो है हमारे एमएसएमईज जो है, या हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है, एसएमईज जो है, एमएसएमईज जो है, इनको, और हर बंदा जो कुछ ना कुछ करना चाहता,
इसको जो एफर्ट्स लेने हैं, वो एफर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं? तो पहला सब्जेक्ट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है, आवाज क्लियर आ रही ना अनवर भाई? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट जो है ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। इसमें मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाह रहा हूं। एक मेरे क्लाइंट है, नॉन मुस्लिम है, जैन समाज के है। ये कोविड के पहले का इंसिडेंस है, कोविड के 2-3 महीने पहले का, जिसके वजह से इकोनॉमी स्लोडाउन थी ही, इसके वजह से इनके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। ये थोड़ा सा गौर से सब लोग सुने। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, हर किसी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा होता है। कैश जनरली लोग घर में रखते नहीं, किसी ने प्रॉपर्टी में किया, किसी ने गोल्ड में किया, किसी ने शेयर मार्केट में किया, किसी ने काय में किया। तो हमारे जो बिजनेस है, ये जो हम फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, इस पे हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं हमारे। तो ये जो फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, ये डिपेंड होती है हमारे पास फाइनेंस की क्या अवेलेबिलिटी है। तो फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग हमको सबको करना पड़ेगा, बिजनेसमैन रहो या और कोई रहो। तो इससे हमको ये कैसा करें, मैं एक शॉर्ट में, उतना वक्त नहीं है, एक शॉर्ट में केस स्टडी करके आपको बताता हूं। मैं, एक मेरे क्लाइंट है, जैन है, उन्होंने नाम बताने से थोड़ा गुरेज किया है। तो इनका एक इंडस्ट्रीज, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में आई, और इनका कुछ प्रॉपर्टी भी इन्होंने लेके रखी थी, और कुछ एग्रीकल्चर भी, इनका लैंड थी, और ये सारी चीजें थी। जब इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया और हमारी टीम ने जब इनसे बात की, तो इन्होंने बोल्डली इनकी हर चीज बताई हमको कि भाई ये ऐसे प्रॉब्लम्स है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो सोल्यूशन देना मुश्किल होता। तो इन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई इनकी, और उसमें हमको इनकी मेजर प्रॉब्लम समझ में आई कि इनकी फैक्ट्री चलाने में जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही, तो इनका था कैश क्रेडिट। और कैश क्रेडिट इनका 2 CR का था, जो इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया था, और उसके रीजन से इनको 2 लाख रुपए महीना तो इंटरेस्ट आ रहा था। तो जब इनकी सब चीजें हमने जब समझ ली, तो उसके बाद हमने इनको कुछ सजेशंस दी। तो हमने पहली चीज ये की कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है कि जो प्रॉपर्टी के रेट इनके बढ़ नहीं पा रहे, उसको एक कैटेगरी किया। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी क्या, 4,000-5,000 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट्स थे, तो उसके लिए धीरे से उसका इंक्रीज होता, उसकी प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। जो भी एक्सपेंसिव शेयर मार्केट में भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, बड़े शेयर्स में जो ग्रोथ होती वो स्लोली होती। तो एक उनकी एक कैटेगरी ये प्रॉपर्टी की थी। दूसरा जो था, कुछ प्रॉपर्टी इनकी ऐसी थी जो पहले ली हुई थी और जिसका ज्यादा प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। तो हमने इनको पहले ये सजेशन दिया फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग में कि भाई जो प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही, इसको पहले आप सेल आउट करो। वो सेल आउट करके बैंक का जो 2 CR है वो आप भर दो, तो आप इंटरेस्ट की नौसत से भी बच जाएंगे, और 2 लाख रुपए आपका जो कंटिन्यू हर महीना इंटरेस्ट जा रहा, उससे आपकी फैक्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है आपकी, वो थोड़ी प्रॉफिट में आ जाएंगी। वैसा भी आपके प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो एक ये अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उनका। दूसरा रिस्ट्रक्चरिंग हमने उनका ये किया कि हर किसी को लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी रहे, बड़े, उसमें घटना हो, जाए नहीं किधर। तो दूसरा सजेशन हमारा था कि जो प्रॉपर्टी इनकी एक्सपेंसिव थी, जिसकी प्राइस बहुत स्लोली बढ़ने वाली थी आने वाले 5 साल में, तो हमने उनको ये सजेशन दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आप सेल आउट करो, और ये सेल आउट करके नए डेवलपमेंट एरिया में 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट का दूसरी प्रॉपर्टी आप परचेस करो। तो उससे क्या होगा, आने वाले 3-4-5 साल में उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ तो आपका बहुत कम से कम रेट बढ़ेगा और अब बहुत स्लो रेट होगा। तो खैर ये ऐसा एक फाइनेंशियल का रिस्ट्रक्चरिंग है। अब हर कोई जिसका उसका बिजनेस, जिसके उसके इश्यूज जानता, तो हर आदमी अपने बिजनेस को गौर खौस करे अपने बिजनेस पे, और अपनी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट करे। दूसरा मेरा सजेशन है चेंज इन बिजनेस स्टाइल। अब ये बिजनेस की स्टाइल जनरली MSMEs में एक चलती है कि हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हम परचेस करते रॉ मटेरियल, वो हम करते क्रेडिट पे, उधारी पे थोड़ा परचेस करते, थोड़ा कैश देते। फिर हमारे यहाँ आने के बाद प्रोसेस होता, प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद हम सेल करते। तो सेल करने के बाद भी 100% कैश हमको नहीं मिलती। हमारे जो कस्टमर से वो थोड़ी कैश देते, थोड़ा बाद में देते। तो ये स्टाइल जनरली पूरे इंडिया में चलती। इसमें चेंज करने की मेजर जरूरत है, नहीं तो इसमें अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम बड़े प्रॉब्लम में आएंगे।
मिसाल के तौर पे अफजल साहब से हमारी एक डिस्कस चल रहा था, एक बैग की इंडस्ट्रीज है, वो साहब का भी सेम ऐसा प्रॉब्लम था, केस स्टडी पे हम बात कर रहे थे। तो ऐसा होगा कि अभी बिजनेस स्टाइल में हमको चेंज क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कैपिटल किधर किधर फंसा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के फैक्ट्री के अंदर कैपिटल उसका जो है इन्वेस्टमेंट स्क्रैप है, उसको सेल कर दे। जिसकी कुछ कार है या दूसरी व्हीकल है जो यूज नहीं होती, उसको सेल करके कैपिटल को सेंट्रलाइज करें हम, हमारे कैपिटल को। और हमारे कैपिटल को सेंट्रलाइज करने के बाद हर कोई अपने अपने बिजनेस को अच्छी तरह समझता है। उसके बाद हम ये एनालिसिस करें कि हमारा जो 100% सेल हो रहा था प्रोडक्ट का, वो कितने परसेंट से डाउन होगा। 75% आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा, कितना डाउन होगा, वो डाउन का हम एक जजमेंट ले। उसके बाद हम कैश हमारा 6 महीने 1 साल का कैश हमारे पास बैलेंस करें। हमारा जो जिधर भी जो इन्वेस्टमेंट फंसा है उसको फ्री करें, डेड इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटलाइज करें, उसको सेंट्रलाइज करें। और वो कैश जमा करने के बाद हम एक लिमिट लाए हमारे कंपनी में कि भाई हम परचेज भी लिमिटेड करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड करके सेल हम ऐसे लोगों को करेंगे जिससे हमको कैश आने की गारंटी है। वरना इसमें क्या होगा कि सेल डाउन होगा, आदमी जज्बात में आता, फिर नया कोई पार्टी आदमी को मिलता, फिर वो अगर अच्छी बात करके आपसे मटेरियल ले लेगा, आपसे क्रेडिट ले लेगा और उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो आपका पैसा अगर नहीं लौटाया उसने, तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है बिजनेस की स्टाइल। तो ये स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल है, आप आपके प्रोडक्शन को थोड़ा लिमिट कर रहे हैं, आपके कंपनी में लेबर की भी कटिंग करना जरूरी है, ये कड़वा घूटा ये तो पीना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको अवॉइड करें और हम रॉ मटेरियल जो है कैश में ले और सेल भी कैश में करने की कोशिश करें। जो बिजनेस क्राइम की मैं पिछले इसमें बात कर रहा था, इसमें जो बिजनेस क्राइम मेरे को अंदाजा है जो बढ़ने वाले हैं कि आपसे कोई माल लेके जाएगा, आपको पैसा देगा नहीं, इससे बड़ा इशू होने वाला है। तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट करें, लिमिटेड प्रोडक्शन करने के बाद आप सेल करें तो ट्राई करेंगे पूरा पूरा कैश में हो, भले से मार्जिन कम करें आप, हमारा प्रॉफिट कम हो लेकिन कैश में सेल हो। क्योंकि सबके वास्ते लिक्विडिटी का, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, तो हर आदमी एक दूसरे के पैसे अटका देगा, तो उसमें सब पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये चेंज हमारे बिजनेस स्टाइल में लाना पड़ेगा। प्रोडक्शन मार्केट को पहले असेस्ट करके हम प्रोडक्शन करें, क्या कितना डाउनग्रेड होगा। मार्केट तो डाउन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंजम्पशन पूरे इंडिया में पहले भी कम हो गया था हर प्रोडक्ट का, और अभी तो उस पर और ज्यादा कम हुआ। तो हम उसका सेल्स का अच्छे से एनालाइज करके उतना ही प्रोडक्ट करें और हमारे बजट में खेले हम, इससे हमारे को आने वाले पीरियड में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। और एक बात समझाना बताना चाह रहा हूं मैं, वर्क इन चाइना स्टाइल पॉलिसी। अब चाइना को तकरीबन मैं 10-11 मरतबा जा चुका हूँ और चाइनीज लोग जो स्टाइल से काम करते हैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा R&D किया हूं मैं। तो पे एक अलग से प्रेजेंटेशन है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं 2-3 चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ चाइनीज स्टाइल में। पहले तो चाइनीज लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत बेहतरीन एटीट्यूड है। चाइनीज के अंदर अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कुछ काम बोलता है, तो उनके अंदर ये ट्रेंड है क्या, उसके चेहरे पे टाइप की खुशी आती और उसको लगता कि मेरी कैपेसिटी है इसलिए मेरा बॉस काम दे रहा है, ये मेरी इज्जत वाली बात है। हमारे इंडिया में इसका उल्टा है, बॉस ने अगर काम दिया तो हमारा एम्प्लॉय पहले मुंह टेढ़ा करता तो ये एक चीज है। दूसरी जो चाइनीज की वर्किंग स्टाइल है वो जो है कैश में ही काम करते। और तीसरा जो सबसे एक अच्छी स्टाइल है उनकी, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। दुनिया में कहीं भी जो भी प्रोडक्ट नया आता मार्केट में, वो उसको परचेस करके उसकी R&D करके उसकी जो 100% कॉस्ट है, वो कॉस्ट को वो 60-70% पे लाके मैन्युफैक्चरिंग करते। और वो उनकी पॉलिसी की वजह से आज वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं बचा जहां चाइना की मशीनरी या चाइना का प्रोडक्ट सेल होता हो, क्योंकि प्राइस वॉर खेलते हो और वो कॉस्ट में वो प्रोडक्ट सेल करके भी प्रॉफिट कमाते। इसके बहुत सारे रीजन है। वो कम लेबर में ज्यादा वर्क करते, स्मार्ट वर्क करते। इसका भी एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक मर्तबा चाइना गया तो एक मेरी कंपनी में गया जिससे मेरा टाइप था, वहां का एक्सपोर्ट मैनेजर है यूरी वांग। तो
मैं जब उसके ऑफिस विजिट करा तो मुझे सरप्राइज हो गया। उसके जब कंपनी में गया तो मैं एक्सपोर्ट मैनेजर है जो 5-6 लाख फ्रीजर्स बनाते और 4 लाख फ्रीजर एक्सपोर्ट करते। जब मैंने देखा तो मुझे सरप्राइज हुआ क्या भाई उसके ऑफिस में एक एक्सपोर्ट मैनेजर और एक उसकी असिस्टेंट वो पूरा एक्सपोर्ट मैनेज कर रहे। मैं सरप्राइज हो गया। मैंने उससे पूछा भाई यूरिवान ऐसा कैसा है? तो बोले हम स्मार्ट वर्क करते। तो वहां उसमें कोई शर्म कोई झिझक नहीं दिखी मेरे को। पानी लाने के लिए उसने डिस्पेंसर में से एक गिलास उसने लिया, एक गिलास मेरे को ला कर दिया। अब यही कंसेप्ट आप इंडिया में देखो। इंडिया में अगर कोई कंपनी का एक्सपोर्ट मैनेजर है तो उसके लिए उसके हाथ के नीचे 4 से 5 या 10 लोगों का स्टाफ रहेगा और वो सिर्फ ऑर्डर देना जानता। तो इससे वो लोग क्या करते, कम लेबर में प्रोडक्शन ज्यादा करते और प्रोडक्शन ज्यादा कम लेबर में करने से प्रोडक्शन की कॉस्ट लोएस्ट करते। इसके वजह से वो पूरे वर्ल्ड में कॉम्पीट कर पा रहे। और जिस तरीके से चाइना ने बाउंस बैक किया, तो चाइना ने बाउंस बैक किया तो उनका हार्डवर्क है, उनका डिसिप्लिन है, वो कोई भी काम बेहतरीन तरीके से करना चाहती है, इसलिए बाउंस बैक किया। और ये भी एक प्रेडिक्शन में इस पे बोलता चलो आपको क्या, जो लोग ये कर रहे हैं कि भाई चाइना लॉस हो जाएगा इसकी वजह से, चाइना से वायरस निकला, तो मेरे को नहीं लगता चाइना लॉस होगा। उल्टा चाइना ने जिस स्पीड से इसमें बाउंस बैक किया तो चाइना आगे वर्ल्ड लीडर का काम करेगा। और चाइना में जो प्रोडक्शन है, जो स्पीड है वो लोग की काम करने की, वो बहुत अच्छी खासी स्पीड है। इसके बाद वर्किंग आवर्स का इशू आता। अब मान लो एग्जांपल, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। अभी जो मेरी स्टाइल है वर्किंग आवर्स की, तो हम सवेरे 10 बजे ऑफिस जाते, आराम से चाय वाय पीते, इजीली देखते, कुछ वर्क क्या हुआ देखते, कुछ एम्प्लॉयर्स का वो लेते, और उसके बाद फिर दोपहर में लंच हो जाता, फिर लंच के बाद कुछ काम करते, फिर 6 बजे घर आते। तो इसमें हमको तब्दीली लाना पड़ेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम 8 आवर्स में 2000 रुपए अर्न करते, तो अब स्लो डाउन की वजह से हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो उतना नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और बिना टाइम वेस्ट करके हम क्या और R&D कर सकते हैं, क्या हमारे बिजनेस में डेवलप हो सकता, ये सारी चीज हमको देखना पड़ेगी। तो खैर ये मेरे कुछ सजेशन थे। इसके बाद हम आते, क्या हो रहा, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। हाँ, इसके बाद हम आते हैं डिक्लाइन की तरफ। जो इंडस्ट्रीज को इसका इफेक्ट होगा और वो इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होंगी। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा, ज्यादा इफेक्ट करेगा रियल एस्टेट पे एंड कंस्ट्रक्शन पे। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा इफेक्ट इसलिए आएगा क्या, किसी को अगर मकान परचेस करना है या किसी को प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो ये ह्यूज अमाउंट का परचेस रहता है, एक बढ़िया अमाउंट से परचेस करता। और ये कब पॉसिबल होता, तब आदमी के पास सेविंग है। अभी एक्सपेंसेस के प्रॉब्लम चल रहे हैं मिडिल अपर मिडिल क्लास के, तो सेविंग होना बहुत मुश्किल जाएगा। तो सबसे ज्यादा हिट जो करेगा वो रियल एस्टेट करेगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा टूरिज्म और एविएशन पे, लोग पिक। तो उस पे हमने पहले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे बात की। नेक्स्ट हमने एविएशन और टूरिज्म पे बात की जो डिक्लाइन पे जाएंगी। उसके बाद थर्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो होटल एंड रेस्टोरेंट, ये इंडस्ट्रीज भी काफी डिक्लाइन पे जाएंगी। इसके बाद जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा कि लोगों के पास कैश फ्लो कम होने से कंजम्पशन कम हो जाएगा। हर इकोनॉमी का बेस कंजम्पशन पे चलता है, तो कंजम्पशन जब कम हो जाएगा तो जो लोगों की एक हैबिट रही होती है कि भाई 3 साल कार वापरने के बाद हम बेच देते, नहीं लेते, 4-5 साल के बाद नहीं लेते, तो लोग उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इनकम कम हो जाएगी। तो उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी और डिक्लाइन करेंगी। उसके बाद आया लग्जरियस गुड्स। जो हमारे लग्जरियस जो गुड्स है, उसके अंदर हमारे अंदर एक यूरोपियन कल्चर आया था। हम शॉपिंग मॉल में जाते, एक्सपेंसिव पर्सेस खरीदते, ज्वेलरी जैसे लेडीज भी खरीदती, परफ्यूम्स वगैरह है, ब्रांडेड कपड़े है। तो इनकम कम होने के वजह से ये इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। अब हम बात करते, ये ज्वाइंट हुआ क्या, हम अब बात करते ग्रोथ की। जो इंडस्ट्रीज में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, जो इंडस्ट्रीज में ज्यादा जो ग्रोथ होगा, वो इंडस्ट्रीज जो है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, वो जो है ये मौके का फायदा उठाता। और जो लोगों के पास सेविंग है, जो इन्वेस्टर्स है,
वो इसको किस तरह लेंगे? क्या इनको जो 100% का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इनको 50-60% में परचेस करने मिलेगा, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट है बहुत दिन तो रहेगा नहीं। मैक्सिमम इससे हमको बाउंस बैक करने के अंदर जो चीजें है हमारी, बाउंस बैक करने के लिए जो है 2 से 3 साल का पीरियड लगेगा हमको। तो इसका जो लोग फायदा उठाएंगे, ये सबसे ज्यादा जिसको इसको बेनिफिट मिलेगा वो है इन्वेस्टर। जैसा मिसाल के तौर पे 3 टाइप की इंडस्ट्रीज को हम अगर डिवाइड करें, तो एक जो इंडस्ट्रीज है हमारी जो वर्क कर रही एमएसएमईज जो है, उनके पास समझो 6 महीने साल भर का कैश अवेलेबल है और वो प्रॉफिट में है और वो अच्छी तरह से चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर का जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जिसने पैसा सेविंग करके रखा है, और कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होता है वो रिसेशन का फायदा उठाता। तो इन्वेस्टर को जो पहले मैंने बताया कि 2008 के कंपेरेटिव में हर चीज की प्राइस होगी, प्रॉपर्टी की प्राइस बोलो या बाकी चीजों की भी प्राइस बोलो, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर के जो डिपार्टमेंट है या इन्वेस्टर जो है, इनका ग्रोथ अच्छा होगा। इसके बाद आएगा आपका हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर में भी लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो हेल्थ सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आया फार्मास्यूटिकल्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। उसके बाद न्यूट्रिशन फूड की जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होंगी। इसके बाद जब हेल्थ कॉन्शियस जब लोग हो जाएंगे, और उसके बाद जो बीमार नहीं भी है वो लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन फूड के तरफ कन्वर्ट होंगे। इसके बाद जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, या इनके जो फॉर्मूलेज है अच्छी हेल्थ करने के लिए, वो इंडस्ट्रीज भी अच्छी खासी ग्रोथ करेंगी। आवाज आ रही है ना? हेलो? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ। अब ये हेल्थ इंडस्ट्रीज के बाद जो मुझे लग रहा है जो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी वो हाइजीनिक फूड्स। अब हाइजीनिक फूड्स में लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब मैं जो जो कंट्री घूमा हूँ, ट्रैवल किया हूँ, वहां मैंने देखा है, क्या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या वहाँ जो भी फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो जो है राइप में मिलता, और अच्छा सा वॉश करके पैक करके अच्छे स्टोर्स में मिलता। लेकिन इंडियन पब्लिक में थोड़ी सी एक जो आदत है, हम लोग जो परचेस करते वेजिटेबल और फ्रूट हम रोड पे से करते। हम लोग जो है शूज और शर्ट एसी शोरूम में से खरीदते, परचेस करते, लेकिन सब्जी और, तो ये जो ट्रेडिशन है ये लोगों का ट्रेडिशन बदलेगा। अभी लोग पैक्ड फूड के तरफ जाएंगे, फ्रोजन फूड के तरफ जाएंगे, रेडी टू कुक के तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक फूड के तरफ जाएंगे, हाई न्यूट्रिशन फूड के तरफ जाएंगे। और फूड इंडस्ट्रीज को जो है गवर्नमेंट का भी अच्छा बैकअप मिलेगा। और 130 करोड़ हमारे पॉपुलेशन है, तो फूड इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये ग्रोथ करेंगी अच्छे फूड की, हाइजीनिक फूड की इंडस्ट्रीज इसमें ग्रो करेंगी। और इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अभी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब जो है, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिया। तो नाबार्ड जो ये एग्री रिलेटेड बैंक या सब्सिडी जो देती है वो चीज है। तो इसमें आने वाले पीरियड में हमको फूड इंडस्ट्रीज, हाइजेनिक फूड, जिसमें मैंने बताया आपको पैक फूड, फ्रोजन फूड, रेडी टू कुक, ऑर्गेनिक फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, और ये रेडी टू यूज, ऐसे फूड इंडस्ट्रीज में होंगी। और इसका जो सारी डिपेंड करती कोल्ड चेन जो हमारी डेवलप हो रही है इंडिया में, इसका एक अच्छा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर जो इंक्रीज करेंगे वो ऑनलाइन सर्विसेज करेंगी। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर क्योंकि लोग जाएंगे नहीं, जैसा अभी हम वेबिनार कर रहे, तो हम बिजनेस समिट नहीं कर पा रहे करके वेबिनार कर रहे, तो ऑनलाइन सर्विस जो है वो इसमें अच्छा ग्रो करेंगी। जिसमें अभी समझो अमेजोन ने 1 लाख नए एम्प्लॉयज लेने की ये किया, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, ऑनलाइन मेडिसिन मंगाएंगे। और इसका जो सबसे बेनिफिट जो सेक्टर को मिलेगा वो आईटी सेक्टर है। हर एमएसएमईज या छोटे इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर अभी कोशिश करेंगे आईटी टूल इस्तेमाल करेंगे मार्केटिंग के लिए। और आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत से लोग वेबसाइट बनाएंगे, ये भी ग्रो करेगा। एप्स डेवलप होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, और कंसल्टेंसी भी ऑनलाइन चलेगी। तो आईटी सेक्टर भी अच्छा खासा इसमें ग्रो करेगा। उसके बाद आता
रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब जब इनकम कम हो जाती तो लोग सोचते कि भाई समझो मिसाल के तौर पे किसका फ्रिज खराब हो गया तो वो बोलेंगे भाई मेंटेनेंस करके 2 साल चला उसके बाद नया लेंगे। तो मेंटेनेंस जो सर्विस इंडस्ट्रीज है इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। जैसा कार रिपेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, इसको भी बहुत सारी बेनिफिट मिलेंगी। और उसके बाद लास्ट जो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी वो कंसल्टेंसी की। तो कंसल्टेंसी में क्या होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है, जो इंडस्ट्रीज ऐसी है कि भाई जिसको लोन ज्यादा है, जो बैंकरप्ट होंगी, वो लीगल कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे। जिसको फाइनेंस के इशू है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे। जिसको बिजनेस में क्या करना कुछ नहीं समझ रहा वो बिजनेस कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे। बिजनेस कंसल्टेंसी भी अच्छी खासी इसमें ग्रो करेंगी। तो बाउंस बैक करने के लिए टोटल 2 से 3 साल इसमें लगने वाले हैं। अभी जो 5-6 इंडस्ट्रीज का मैंने जो ग्रोथ करने वाली है, जो लिंक टूट गई थी, उसमें जो जिक्र किया उसमें वापस मैं रिपीट करता हूँ। पहला है इन्वेस्टर्स, जो अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो 100% वैल्यू की चीज 60-50% में लेंगे, शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी इसमें लगाएंगे। उसके बाद आएगा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में भी फार्मास्यूटिकल है, आपका हेल्थ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, हेल्थ इंस्ट्रूमेंट में एक चीज मैं समझ में आ रही कि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे और ऐसा ना हो कि इसका मार्केट का डिमांड सप्लाई का कैलकुलेशन बिगड़ जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लायर ज्यादा हो गए। क्योंकि लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है, नए बिजनेस लोगों के जहन में नहीं आते, तो लोग कॉपी पेस्ट करने की ट्राई करते, इसने किया तो मैं भी करूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री फूड की बढ़ेगा, हाइजीनिक फूड बढ़ेगा, मेडिसिन वगैरह बढ़ेंगी। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है ये ग्रोथ करेंगी। तो पहले हमने ह्यूमन बिहेवियर जो चेंज होगा उस पर बात की, फिर इकोनॉमी का जो डिक्लाइन है उस पर बात की, फिर कुछ सजेशंस थे, फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग पे बात की, बाद में जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेंगी हमने उस पर बात की। जज़ाकल्लाह खैर। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम। जी जज़ाकल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह अफजल भाई को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर है तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अभी मैं सबका हैंड जो आप लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे सबका हाथ नीचे किया हूँ। अभी सवाल किसका है स्पीकर के लिए, वो हिसाब से अपना अपना हाथ रेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह मोबिन साहब को कनेक्ट करता हूँ अनम्यूट करके हर एक लेको। जी जी जी। कदीर खान साहब आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये बात भी चल रही थी कि नेक्स्ट वेबिनार या सजेशन वेबिनार के लिए, तो मेरा ये सजेशन था कि फाइनेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट लेंगे, वो डिस्टर्बेंस था बोल के ले रहे थे हम, इंशाल्लाह बाद में लेंगे वो सवाल। अभी जो है मेरा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जिसको बोल रहे हैं उसको थोड़ा एलेबरेट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे पहले। ये सब्जेक्ट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो बोल रहे हैं उसको और वो थोड़ा बता सकते थे थोड़ा और। जी मोबिन साहब। हाँ, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का सब्जेक्ट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग का जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक केस स्टडी बोल के मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ये केस टू केस डिपेंड करता, और जिसको अपने अपने बिजनेस की अच्छी तरह इंफॉर्मेशन रहती है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई फोन करके भी मुझे पूछता है और उनकी चीज बताता है तो उस पर हम सजेशन दे सकते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पे, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। और आगे भी अगर अफजल साहब परमिशन दे तो इस पे भी हम कुछ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं इस टॉपिक पर भी। जी रफीक साहब आपका सवाल पूछिए। रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम बिन साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। मेरा एक कंसर्न है, आपने बताया कि मतलब रियल एस्टेट जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा और बहुत इफेक्ट होगा। मैं ये नहीं समझता कि मतलब ये इफेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट के अलावा आज भी मौजूद नहीं है। रियल एस्टेट में जो बंदा, अगर कोई एंड यूजर की बात कर रहा हूं मैं, वैसा भी पिछले 8 साल से 4 साल से रियल एस्टेट की पोजीशन खराब ही थी।
और रियल एस्टेट में जो प्राइस इंक्रीज हुए, जैसा आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज हुए, एंड यूजर नहीं है फ्लैट खरीदने में, प्लॉट खरीदने में, एंड यूजर की मार्केट में बहुत ज्यादा कमी है। तो और अब और ज्यादा कमी हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास सेविंग नहीं रहेगा। अब रहा सवाल लोगों को इन्वेस्टमेंट के दूसरे जो ऑप्शंस है, तो दूसरा ऑप्शन जो है, एक सबसे बड़ा ऑप्शन है टाटा इथिकल फाइनेंस जो फंड है शेयर मार्केट का, ये एक ऑप्शन है। जैसा कल हमारे शारिक निसार साहब जो अच्छे फाइनेंस के मास्टर है वो बता रहे थे, वो एक ऑप्शन है लोगों के पास। दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने का लोगों के पास है कि लोग फूड इंडस्ट्रीज में जाएंगे, हेल्थ इंडस्ट्रीज में जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स में जाएंगे, ये टाइप के बिजनेस में लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ज्यादातर रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता था खास करके मुसलमानों में, वो होता था गल्फ से, और गल्फ की पेट्रो डॉलर की कीमत डाउन है तो गल्फ की हालत खराब है, तो कैश फ्लो कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा होगा। मेरा ऐसा अपना ओपिनियन। अच्छा, उसके अलावा ऑल्टरनेट क्या है अभी, मतलब जैसे मतलब सेफ, देखिए दूसरा जैसे फूड इंडस्ट्री है जो सिर्फ दूसरी इंडस्ट्रीज है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल्स की जरूरत है। ये क्या है, मतलब स्किल्स की इसको जरूरत नहीं है इसके लिए। अब स्किल की जो जरूरत है तो नया सीखना पड़ेगा ना भाई, हार्डवर्क करना पड़ेगा ना। और अभी जो कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, या अभी हम चाह रहे कि हम फूड प्रोसेसिंग पे एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेने का अब्दुल साहब का हमारा डिस्कशन चल रहा, और उसकी सीरीज भी चलानी है। तो ट्रेनिंग लेके कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। नई फूड में जाते हैं आप, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज में बताया आईटी में जा सकते हैं। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसा नोकिया ने एंड्रॉइड सिस्टम नहीं लाया तो नोकिया पूरी कंपनी लॉस हो गई, ऐसा हमको अपने चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। मुबीन साहब, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टर है उसको स्किल सिखाना, मतलब वो इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ है, गल्फ में बैठा है, जहां पर भी हो, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब उसको तो हम सिखा नहीं सकते हैं, अलबत्ता हम एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पर बिजनेस को इवेल्युएट करे, जज करे और इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करे, जैसा एक छोटे लेवल पर अभी रहबर कर रहा है। उस तरह का अगर हम ये एक प्रोसेस बना दें ताकि हर सिटी में ऐसे लोग खड़े हो जाएं, ऐसे कुछ एक्सपर्ट, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ऐसे एंटिटीज हो जाएं, तो अगर हम इसके लिए अगर प्रोसेस बना के, जैसे फ्रेंचाइजी होता है कि एक मेन कंपनी है वो सिर्फ गाइड कर रही है और उसके रहनुमाई के अंडर में बहुत सारे गांव देहात में हर जगह लोग शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर आज माइक्रो फाइनेंस को ले लीजिए, एक सहूलत, एक अम्ब्रेला बॉडी है मरकज में जमात इस्लामी का, उसके वो सिर्फ गाइड कर रही है। उसके गाइडेंस के हिसाब से आज महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह राहत के नाम पर करीब 13 सोसाइटीज चल रही है, छोटे छोटे लोन्स दे रहे हैं। तो प्रोसेस सेट हो गया है और प्रोसेस के बेस पर जो मुकाम, जो यूनिट अपने लेवल पर एक खड़ा कर सकता है एक सेटअप, तो उसमें पैसे आते भी है, जाते भी है। तो अभी माइक्रो फाइनेंस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे हैं। लेकिन उसी तर्ज पर लेकिन हम इसी को एज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ थोड़ी सी और एक्सपर्टीज, थोड़ा सा और रिस्क अगर लेने वाले लोग जमा हो जाएं तो एक एंटिटी हर जगह खड़ी हो सकती है और ये गैप जो है दूर हो जाएगा। बहरहाल, जैसे मैंने कल भी बात किया था, शारिक भाई ने बात किया था, एक ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन बहुत सख्त जरूरत है कि इन्वेस्टर्स जो है उनको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उनको कोई तो चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन जो जिम्मेदारी ले सके या एटलीस्ट मशवरे दे सके, भैया यहाँ पैसे लगाओ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो बहरहाल हमको इसको खड़ा करना, एस्टैब्लिश करने की जरूरत है और कोशिश करना है। मेरा सजेशन है, कल बहुत अच्छा डिस्कस हुआ था अब्दुल साहब और शारिक निसार साहब का, तो लॉकडाउन इंशाल्लाह जल्दी से खुलेगा तो उसके बाद जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स है और जो बिजनेस के एक्सपर्ट है, इनकी एक कुछ कमिटी या बॉडी बनाकर इससे कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसका इनिशिएटिव इंशाल्लाह अब्दुल साहब लेंगे। जी हाँ, और सबसे मशवरा चाहिए। अभी देखिए, इस तरह के इंस्टीट्यूशन हमको हर जगह अगर इस्टेब्लिश करना है ना, तो उस तरह के लोग चाहिए हमको जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हो, बिजनेस इवैल्यूएट कर सकते हो, और जो लोग थोड़ा सा बड़े बिजनेस वाले हैं जो उसमें थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो। अगर किसी का बड़ा बिजनेस है तो ठीक है, थोड़ा सा पैसा डाल के उसको रिस्क लेके एक रिटर्न के लिए ट्राई करें। तो एक्सपेरिमेंट बेस पर कुछ पायलट्स बन जाते हैं ना, तो पायलट मॉडल जो है उसको स्केल अप करने में या उसको रेप्लिकेट करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो अभी हमारी कोशिश होना चाहिए जहां पर भी जिसके पास पॉसिबल होना, वो छोटे लेवल पर उसको एटलीस्ट इनिशिएट करें, और ठीक है इंशाल्लाह उस पर कुछ सीखेंगे, करेंगे, गलतियां होंगी, धीरे धीरे वो चीजें फाइन ट्यून होंगी, पॉलिश होकर बाहर निकलेंगी। तो बहरहाल हम उस फेज में और लोग एफर्ट लगाएं इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट को तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि होशियार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है अभी उसको कम प्राइस में चीजें मिलेंगी।
तो इन्वेस्टर को तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोविड के इफेक्ट के बाद। और देखिए जो बिजनेसेस भी जो है ना, कैसा है, जो बिजनेस अपकमिंग फील्ड में है, अगर कोई फूड से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, अब उसको अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए मार्केट उसको बड़ी मिल जा रही है, लेकिन अब उसको चाहिए कि अपने को स्केल अप करे और फंड्स के लिए ना अपने बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल बनाए, इन्वेस्टर के सामने प्रपोजल रखे कि भाई मेरे बिजनेस पैसा लगाओ, हम बढ़ा करके आप प्रॉफिट दे सकते हैं, तो सामने से ऑफर्स आने चाहिए। सब इन्वेस्टर्स आज बेचारा परेशान है, कहीं से कोई ऑफर नहीं है, तो वो भी जो है ना थोड़ा सा उनको भी गाइडेंस की जरूरत है कि अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट वर्दी कैसे बनाना और उसको इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव कैसे बनाना। तो बहरहाल वो भी एक चैलेंज है, उस पर भी काम करना है। जी हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपना जो नाम है वो रिनेम कीजिए। काफी लोग अभी देखो एक सवाल आया है जो पार्टिसिपेंट 1HK 3QM ऐसे नाम है, कोई जूम एस बोल के है, तो आपका नाम रिनेम जब तक नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा आपको मौका देने के लिए। सादिक अजहर साहब आपका सवाल पूछ सकते हैं। सादिक अजहर साहब, नहीं है सवाल आपका। परवेज साहब आपका सवाल है। हेलो जी सादिक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैं सवाल कर रहा था। हाँ, आप कर रहे हो क्या? एक मिनट जी नहीं बोलिए आप, सादिक साहब बोलिए आप। हाँ, तो सर मैं ये आपसे सवाल कर रहा था कि जैसा कि आपने अभी बताया, जैसा कि 2-3 प्रेजेंटेशन में भी पिछले डिस्कस हुआ है कि फूड इंडस्ट्री में काफी स्कोप है, तो अभी हमारा इरादा है कि मतलब नहीं फूड इंडस्ट्री में कुछ करे, तो स्टार्टअप के लिए फूड इंडस्ट्री में रिस्क लेना अभी सही टाइम रहेगा, या फिर नहीं क्या कोई एस्टेब्लिश प्लेयर है वही मतलब उसी को इनहेंस करना चाहिए? ये आपका क्या सजेशन इसके ऊपर सर? देखिए फूड इंडस्ट्रीज जो है ये बहुत वास्ट चीज है, इसमें बहुत टाइप के फूड इंडस्ट्रीज है। नमकीन का अलग है, फ्रोजन का अलग है, तो नए स्टार्टअप भी आज भी कर सकते हैं इसमें। इसका बेनिफिट आप ऐसे लेंगे कि जो प्राइसेस डाउन है, आपको नया स्टार्टअप करना है तो प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन है, मशीनरी की प्राइस डाउन है, तो इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। और फूड इंडस्ट्रीज पे इंशाल्लाह अफजल साहब कल सजेशन दे रहे थे कि हम एक महीने का वेब सीरीज चलाएंगे, या फिर लॉकडाउन अगर खुल गया तो हम जो है एक पूरा दिन का इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने की, फुल डे सवेरे 11 से 6 तक। और उसके अंदर हम जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज बहुत अच्छी आई है अभी नई स्कीम्स में, फूड मिनिस्ट्री से कुछ फूड प्रोसेसिंग 50% तक भी सब्सिडी है, तो इसमें खर्चे करते हैं तो इसमें तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा एक सवाल ये था कि अभी जैसा ये कोरोना का जो चालू है अभी रनिंग में, तो जो सबका एक्सपर्ट का बोलना ये है कि ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी जब बिजनेस करेंगे अपन, तो कोई बिजनेस रहो, सर्विस सेक्टर रहो या प्रोडक्ट सेक्टर रहो, तो इसमें अपन सेफ्टी के लिए कैसा ये कर सकते हैं सेफ्टी के बारे में? सेफ्टी कौन से मायने में? आपकी हेल्थ सेफ्टी का आप सोच रहे हैं कि बिजनेस सेफ्टी का सोच रहे हैं? हेल्थ सेफ्टी। हेल्थ सेफ्टी का तो हेल्थ से रिलेटेड है, डॉक्टर से मशवरा लो आप, मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। नहीं, इसके ऊपर होना चाहिए, असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझो सेक्शन। हाँ, इस पे रिक्वेस्ट करते हैं हम अफजल साहब से कि एक हेल्थ पे भी प्रोग्राम रखिए, कोई डॉक्टर का एक्सपर्ट। हाँ, हेलो हेलो जी और किसी का क्वेश्चंस? हाँ भाई, परवेज बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ, अभी जो आप फूड प्रोसेसिंग रिगार्डिंग जो बात कर रहे थे ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे सवाल का अपने को जवाब मिल गया। तो जो एग्रो सेक्टर रहता है, एग्रो सेक्टर जो एग्रो इंडस्ट्री जो रहती है, जो कृषि रिलेटेड रहती है, उसमें उसको क्या वो डिक्लाइन होंगी कि इंक्लाइन होंगी उस इंडस्ट्री? नहीं, वो तो ग्रोथ होंगी ना। एक्चुअली वो नेट मेरा कट होके प्रेजेंटेशन पूरा नहीं, ग्रोथ होंगी। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा अभी, और एग्री से रिलेटेड फूड
प्रोसेसिंग के जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होगा, क्योंकि 130 करोड़ हमारी आबादी है और हमारा फूड प्रोडक्ट बहुत सारा इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता। सही तो बात है। हमारे पास इंडिया से कुछ, हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है चाइना के जैसा मशीनरी या बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट से अर्निंग होती फॉरेन करेंसी डॉलर जो होते, एक तो राइस से होता, दूसरा फूड इंडस्ट्रीज से होता, दूसरा आईटी से होता। इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है नहीं एक्सपोर्ट करने जिससे हम फॉरेन करेंसी हमारी गवर्नमेंट अर्न कर सकती। तो फूड एक्सपोर्ट भी होता और 130 करोड़ लोगों को हमको खिलाना भी है, इसलिए एवरग्रीन है फूड इंडस्ट्रीज। लेकिन नहीं भाई, हाँ अभी जो ये जो कोविड-19 जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग बोले तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट रहेगा ना भाई? नहीं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पे वो इफेक्ट आएगा जो लग्जरियस गुड खाने के लिए तो लोगों को चाहिए ना, और पूरे गल्फ कंट्री में थोड़ी ना प्याज उगती, टमाटर उगता है, फूड या वो वेजिटेबल कुछ ग्रो होता। वो तो इंडिया से ही जाता ना। इंडिया बहुत सारे लोगों का फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता। और 130 करोड़ का मार्केट भी, कंज्यूमेबल मार्केट जो है ना, देखो सबसे बेसिक चीज है वो बिजनेस इफेक्ट होंगे जिसका कंजम्पशन कम होगा। अभी कंजम्पशन पे इकोनॉमी डिपेंड करती। कंजम्पशन काय का कम होगा, कार का कम होगा, होम अप्लायंसेस का कम होगा, लग्जरियस फूड का कम होगा, लेकिन खाने का तो कंजम्पशन कम नहीं होगा ना। अभी लॉकडाउन में भी लोग जो हॉटस्पॉट जो है वहाँ हर आदमी जो गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रहा, खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, भाजीपाला नहीं मिल रहा। तो ये चीज आगे भी एक लोगों के जहन में दहशत रहेंगी। ये कुछ 10-5 साल कोरोना की दहशत, अगर ये लॉकडाउन खुल भी गया तो जाएंगी नहीं। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे कि भाई हमारे घर में कुछ फूड स्टॉक में रखे हम, तो वो पैक फूड स्टॉक में रख सकता आदमी, फ्रोजन फूड स्टॉक में रख सकता। ऐसी कोई सिचुएशन आई तो इसलिए फूड का इंशाल्लाह आगे अच्छा ही रहेगा, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन। अभी हमें जो एक लेटर आया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कि तुमने एक्सपोर्ट बंद करना है और प्रोडक्शन भी बंद करना है। तो अभी आपने को कैसा एपेडा की अथॉरिटी रहती है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। अभी एपेडा से हमारे को कोई ऐसा लीगल मेल भी नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है कि तुम एक्सपोर्ट बंद करो। पर आगे चल के कोई ऐसी जो अपनी जो कंट्रीज रहती है, जो अपन दुबई में सेल करते हैं या फिर साउथ अफ्रीका वगैरह है, तो वहां से अपने को जो एनओसी वगैरह प्रोवाइड हो सकती है बोले तो आपकी बोले तो कुछ नॉलेज में है ऐसा कुछ? ये कोविड का निकल जाने के बाद कुछ हो सकता है ऐसा कुछ? कोविड का निकल जाने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही खुद आपको लेटर देगी कि आप आपके एक्सपोर्ट्स चालू करो। अब जो 20 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन जो देने वाली है गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमी पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना है और लोगों के हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो 20 के बाद जो रिलैक्सेशन के जो न्यूज आ रही उसके अंदर एग्री है, एक्सपोर्ट्स है और कुछ हेल्थ सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट है। इसको लोग फूड रिलेटेड कुछ है, इसको रिलैक्सेशन देंगे। अभी तो सारा ही एक्सपोर्ट बंद है। ये आपको ही लेटर नहीं आया, सबको लेटर आया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उनको भी लेटर आया, फूड वालों को भी लेटर आया। आपका प्रोडक्ट क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली एक्सपोर्ट इसलिए बंद है कि भाई ये कंट्री से वो कंट्री वापस वो वायरस का एक्सपेंशन ना हो, इसलिए सारा ही एक्सपोर्ट बंद है। लेकिन जल्दी से जल्दी वो लोग चालू करेंगे और वो खुद ही बोलेंगे आपको एक्सपोर्ट चालू करो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो एक्सपोर्ट के टैक्स से, बिजनेस के टैक्स से जनरेट होता। तो गवर्नमेंट के सामने वो भी है कि भाई जल्दी से जल्दी बाउंस बैक करके चाइना के जैसा सारी इकोनॉमी लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं काशिफ खाजी बोल रहा हूँ लातूर से। मेरा इंपोर्ट का काम है टूल्स में, वुड इंडस्ट्री के ब्लेड्स, कटिंग ब्लेड में सप्लाई करता हूँ। तो इस पे क्या असर रहेगा ये कोविड का ये इंडस्ट्री पे? क्या करते आप? ब्लेड सप्लाई करते वुड के, वुड कटिंग के ब्लेड सप्लाई करते ना? हेलो हेलो, क्वेश्चन वापस रिपीट कर। लगता है इनका म्यूट हो गया है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा टूल्स प्लाईवुड कटिंग और वुड कटिंग ब्लेड का काम है। वो होलसेल करता हूँ मैं इंडिया में, इंपोर्ट करके होलसेल करता हूँ। ये इंडस्ट्री पे क्या असर रहेगा ये कोविड-19 का? देखो 3 कैटेगरी है। एक तो मैंने बताया आपको डिक्लाइन जो इंडस्ट्रीज होंगी जिसपे ज्यादा इफेक्ट होगा और जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लॉस करेंगी। दूसरी मैंने दिखाया ग्रो करेंगी। अब कुछ इंडस्ट्रीज बीच में भी है जो चलते फिरते गिरते पड़ते थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगी और एग्जिस्ट करेंगी। तो बीच की इंडस्ट्रीज में आपका है बहुत ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा और ग्रोथ भी नहीं होगा, लेकिन जैसा चल रहा है इंशाल्लाह बीच में वैसे चलेगा। ठीक।
हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं महमूद अली सैयद साहब का। और सवाल आपका पूरा एक ही बार पूछिए, सवाल पे सवाल नहीं होगा। एक बार सवाल अनम्यूट किया जाएगा, फिर वापस सवाल के बाद आपको म्यूट कर दिया जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। महमूद अली सैयद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये ग्रो करेगा, तो क्या फास्ट फूड कॉर्नर इस टाइप का बिजनेस विद इन द बॉम्बे सिटी या ठाणे, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? तुम्हें उनको अनम्यूट करें। हेलो, वॉइस वॉइस मूवी सब म्यूट हो गया क्या? एक मिनट। जी, बात कीजिए। हेलो, हाँ बात कीजिए मोबिल साहब। हाँ, तो उनका क्वेश्चन था कि फास्ट फूड जो है, आप फास्ट फूड को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए हाइजीनिक फूड के तरफ और हेल्दी फूड के तरफ। अगर आप फास्ट फूड से हेल्दी फूड, क्योंकि फास्ट फूड हर का डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फास्ट फूड मना ही करता, तो आप फास्ट फूड का नाम देने के बजाय आपका जो प्रोडक्ट है या उसके कुछ फॉर्मूलाज चेंज करके उसको हेल्दी फूड के तरफ ले जाइए, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा या ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो इसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं नमकीन इंडस्ट्री में हूँ, नमकीन मैन्युफैक्चरर हूँ। और जैसे आपने बताया कि अभी काफ़ी सब्सिडीज गवर्नमेंट देने वाली है इसके अंदर। हेलो। हाँ बोलिए, सुना रहा है। हाँ तो सर उसमें कैसा है कि ये सब्सिडीज अगर हम लेने जाते हैं, लोन्स वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो इंटरेस्ट बेस्ड ही हो जाता है फिर। तो इससे कैसे ओवरकम करें हम ये सिचुएशन में? देखो, जो हमारी एक कमजोरी है, हम डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रखते सब्सिडी के लिए। अगर हम स्टार्ट से प्रोडक्शन में अगर है और पहले LOI लेके सब प्रोसीजर करके कोई सब्सिडी दिलाने वाला कंसल्टेंट को पकड़ के हम अगर लाइन से जाएंगे तो बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी। और बहुत छोटे प्रोडक्ट पे सब्सिडी लेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना है, क्या 10, 5, 15 लाख के प्रोजेक्ट पे सब्सिडी मुश्किल होती। सब्सिडी के लिए मेजर है कि भाई 50 लाख के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उस पे अच्छी खासी सब्सिडी मिल सकती है और उसमें हम जा सकते हैं। नेक्स्ट। फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड हो जाता है फिर सारा ये। आवाज कट के आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ, मेरठ महाराष्ट्र से, सांगली डिस्ट्रिक्ट। सर जी, हमारा हर्बल प्रोडक्ट हम लोग डील करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग लाइसेंसिंग के लिए भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन एज यू नो बहुत कम कंपनीज है जो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग है बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जैसे एंटीबायोटिक्स या एलोपैथी में रहते। लेकिन हर्बल में हम लोग सप्लीमेंट के तौर पर और मल्टीविटामिन के तौर पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या फ्यूचर रहेगा? रिस्ट्रिक्शन थोड़े लो हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हम लोग को कुछ फिजिबिलिटी कुछ इसके अंदर कुछ हेल्प करेगी, तो क्या रहेगा उसका? आप मेडिसिन बोल के अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फूड सप्लीमेंट बोल के अभी बहुत सारे पतंजलि के प्रोडक्ट गल्फ में बिक रहे, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए। आप अच्छे बंदे से अप्रोच करके एपेडा से पहले परमिशन ले लो आप। और एक्सपोर्ट लाइसेंस का तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, रिफा के मेंबर अगर आप है तो रिफा का आपको करके दे देंगे एक्सपोर्ट का लाइसेंस, IC कोड का। लेकिन जो हर्बल प्रोडक्ट के लिए है और इसको एग्री से रिलेटेड करो आप, आपके जो कंपनी का नाम है उसमें एग्री शब्द वर्ड्स ऐड कर दो और एपेडा से अप्रूवल लेके हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, कलीमुद्दीन साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा पेट्रोकेमिकल लाइन में हूँ मैं,
लेकिन अभी मैं जो है फूड में एंट्री लेना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि एक 1 CR का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ फूड लाइन में, जैसे आटा हुआ, कुछ इसके अंदर गिरनी वगैरह डाल के करके कर सकते हैं क्या, बोल के उसका क्या कैसा रहेगा आगे फ्यूचर, वो जानना चाह रहा था मैं। 1 CR का इन्वेस्टमेंट तो एक पॉजिटिव है आपका कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इसमें बहुत सारा फूड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे आपको ऑप्शंस है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैं हैदराबाद विजिट करा हूँ। हैदराबाद में फूड कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। पूरे हैदराबाद के लोगों की स्टाइल है, फूडी लोग है, वहाँ सब खाने वाले हैं। तो हैदराबाद में तो कोई भी फूड इंडस्ट्रीज इंशाल्लाह उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेकिन आप उस पे बहुत सारे ऑप्शंस पे बात करो। 1 CR डाल के आप सिर्फ आटा चक्की या कुछ आटे का बिजनेस करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, उसमें प्रॉफिट कम है। और उसमें जो आटा की जो ये है ज्यादातर MP इंदौर में है, क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन वहां ज्यादा है और हैदराबाद में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आप दूसरा कोई बहुत सारे ऑप्शन है फूड इंडस्ट्रीज में, दूसरे ऑप्शन पे आप तलाश कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए तो मेरा नंबर होगा, तो आप डायरेक्ट फोन करें तो मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा उसकी व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसमें से ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं। यूसुफ नेक्स्ट यूसुफ साहब आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल बेग साहब, ये जो राहत जो सोसाइटी है जो काफी जगह में जो चल रही है, तो उसमें SME स्मॉल बिजनेसमैन के लिए कुछ लोन की अपॉर्चुनिटी है? नहीं, राहत में अभी फिलहाल जो है ना बिजनेस लोन नहीं दिया जा रहा है, वो स्मॉल लेवल पर पर्सनल लोन दिए जा रहे हैं और स्मॉल बिजनेस लेस देन 20,000, तो छोटे माइक्रो फाइनेंस है वो अच्छा, उसका जो राहत जो चल रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो छोटे लोन मिल रहे हैं। छोटा सा बाटा लगाना है, छोटी दुकान लगानी है, तो 20,000 से कम के लोन वहां पर चल रहे हैं। तो वो हमारा एक अलग शोबा है राहत का, जो माइक्रो फाइनेंस का है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लेकिन बिजनेस के लिए जो बोलते हैं ना, बड़े बिजनेस के लिए वहां पर ऑप्शन अभी नहीं है जी। और ओके, उसमें क्या है जी दूसरा ये कि हाँ, दूसरा एक मेरा ये एक सजेशन समझ लीजिए या तो एक क्वेश्चन ये था, लास्ट लेक्चर में अपना इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो इस्लामिक बैंकिंग के बजाय अगर हम जनरल जो बैंकिंग होती है, कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी, अगर उस पे फोकस करते हुए बैकएंड में जो है इस्लामिक शरिया पे इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए और जो बैंकिंग प्रोसेस है इस पर नॉर्म्स के हिसाब से अगर करते हैं तो ये बेटर रहेगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास जो 2 मॉडल है ना, एक तो हमारा जो क्रेडिट सोसाइटीज है जो माइक्रो फाइनेंस चला रहे हैं, जहां पर हमको रिटर्न कुछ हम सामने वाले से सिर्फ लोन वापस लेते हैं और जो सर्विस चार्जेस आके अखराजात कवर हो जाएं, लेकिन रिटर्न नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसी को हम कुछ अच्छा स्ट्रक्चर कर दें ताकि बिजनेस की दिए जाए, तो उसके लिए हमको एग्जिस्टिंग जो है ना LLP है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो रहबर ने एक गुंजाइश निकाली है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। और उसमें से वो एक तरह से भले फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस का नाम न देते हुए वो आपको सामान देते हैं, वो लीज करते हैं और आपसे वो किराया लेते हैं, और किराया जो उसको इंटरेस्ट का नाम भले दे दिया जाए, एक तरह से वो मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना, अगर हम फाइनेंस कंपनी बोल के फाइनेंस करेंगे तो पहले तो फाइनेंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो सिर्फ एक क्या बोलेंगे लीजिंग कंपनी करके हम लोग गुंजाइश है। बहरहाल कई ऑप्शंस हैं, लेकिन बहरहाल अगर लोग देने वाले लेने वाले के बीच में अगर वो देने वाले एग्री है और जो लेने वाला उसके डॉक्यूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट वर्दी हो चुका है, तो बीच का टूल जो है ना, वो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी दुश्वारी आ सकती है। फाइनेंस कंपनी न बोलते हुए बहुत सारे LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हम लोग गुंजाइश निकाली जा सकती है। हबीब साहब आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Actually, currently I am in the real estate industries. So as said, Mobin sir is right. Industry is almost 5 years. From past 5 years is in the sinking because of this governments and GST, then RERA. So other reasons. There are so many things are there related. So and so how would sir this year e-market? I want to know that how will be that e-market e-commerce business?
ई कॉमर्स बिजनेस में तो अच्छा ग्रोथ है। मैंने जो 6 इंडस्ट्रीज बताया उसमें ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ेगा, तो आपको जो है रियल एस्टेट में से धीरे धीरे डाइवर्ट करना पड़ेगा। सडनली डाइवर्ट करेंगे तो आपका नॉलेज भी कम होगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन है कि आप ग्रेजुअली रियल एस्टेट को सेल करते हुए आप आपके प्रॉपर्टी का एनालिसिस कीजिए। ये प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पे आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, तो कौन सी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने के चांसेस है आने वाले 3 से 5 साल। तो जो ज्यादा बढ़ने का है उसको आप रखिए, जो कम बढ़ने का चांसेस है उसको आप, अगर आपके परचेस प्राइस में भी अगर कोई लेता है, सेलर आपको, परचेसर आपको मिल जाता है, तो आप उसको सेल कर दीजिए। और वो जो कैपिटल आपका होगा उसको आप पहले थोड़ी एक्सपर्टी लीजिए, कुछ प्रोग्राम अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए ई कॉमर्स के, और उसमें धीरे धीरे उसमें डाइवर्ट कीजिए। जी जी सलाउद्दीन साहब, हम लोग इसको क्लोज करेंगे अभी, कि 9 बजे मीटिंग क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। सलाउद्दीन साहब आप तो अफजल भाई को वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। नहीं सलाउद्दीन क्लोज करो। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इसको आज के वेबिनार को यहीं पे क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसको सक्सेसफुल कराया, और मुबीन बशीर खान साहब का शुक्र है इफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। काफी एक्सपर्ट पर्सन है, आप लोग इनसे कनेक्ट रहिए। और अफजल भाई भी पैनल में लोगों का आंसर दिया, अफजल भाई का भी शुक्र है। और जितने भी पैनलिस्ट आए थे, जितने भी पैनलिस्ट और जितने पार्टिसिपेंट थे, उनका शुक्रगुजार हूँ रिफा की तरफ से। एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी कि जितने भी लोग वेबिनार में आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है कि rifamart.com जो रिफा का एक B2B पोर्टल है, उसमें आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, फ्री लिस्टिंग, अगर आप रिफा के मेंबर्स नहीं भी हैं। अगर मेंबर हैं तो आप गोल्ड प्लान में जा सकते हैं, लेकिन फ्री लिस्टिंग करते हैं तो आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाएगा आपके बिजनेस का। आप कोई भी इंक्वायरी पहले तलाश करें rifamart.com पे, दूसरों को भी रेफर करें, अपनी भी लिस्टिंग करें और दूसरों को भी लिस्टिंग करने के लिए बोलें। अभी रिफा पैन इंडिया 17 स्टेट में काम कर रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क आपस में एक क्रिएट हो सकता है, एक बहुत बड़ा B2B प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग का क्रिएट हो सकता है। तो ये लास्ट आपसे कहना था। जज़ाकल्लाह खैर। सलाउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली मैं भी उसमें ये डे फॉर यस्टरडे वो लिंक था, तो आई जस्ट ट्राइंग टू रजिस्टर्ड दैट यूजर नेम एंड द ईमेल आईडी, देन आई गॉट अ पासवर्ड आल्सो, देन आई एम पुटिंग, तो उसमें ऑलरेडी इज रजिस्टर्ड, इज समथिंग इज शोइंग, इट्स नॉट एबल टू प्रोसेस फर्दर। ओके so it means you are registered. Please contact me on my personal, क्योंकि बहुत सारे लोग को हमने किया भी था। अगला जो हमारा परसों है ना, जी 20 को हम लोग का एक प्रोग्राम है जिसमें परवेज अंसारी साहब जो फर्स्ट वेबिनार लिए थे वो स्पीकर हैं, और टॉपिक है नो योर कस्टमर। एक बिजनेसमैन कैसे अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करे, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी टॉपिक है और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो आप लोग जरूर उसके लिए जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।